सत्ता में वापसी के लिए इनेलो की तरफ से परिवर्तन यात्रा की जा रही है, तो वहीं जाटलैंड पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा के गढ़ में हुड्डा को झूठा ऑर्डर पोक बताया। देखिए ये रिपोर्ट। जाटलैंड में इनेलो नेता ने लोगों को लुभाने का प्रयास किया। परिवर्तन यात्रा के दौरान रोहतक पहुंचने पर उन्होंने हुड्डा को सबसे बड़ा झूठा और डरपोक करार दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो ने हमेशा जाट समुदाय की आवाज उठाई है और मैंने जाट समाज में जन्म लिया है, तो मैं तो जाटों की पैरवी भी करूंगा। जाहिर सी बात है कि अभय चौटाला के इस बयान से जाटलैंड यानी रोहतक में सियासी हलचल जरूर मचेगी। अपनी सियासी धरातल को इनेलो खोजने में लगी है और कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में इनेलो नेता अभय चौटाला ने हुड्डा के गढ़ में हुड्डा की कारगुजारियों का पर्दाफाश करते हुए इनेलो की जड़ों को मजबूत करने का प्रयास किया है। हालांकि इसके साथ ही 2024 के लिए इनेलो की तरफ से कांग्रेस के प्रति तेवर जरूर नरम देखे जा रहे हैं। जेजेपी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लगातार इनेलो की तरफ से कांग्रेस के साथ चुनाव गठजोड़ करने के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के गढ़ में अभय चौटाला के इन बयानों से कहीं न कहीं गठबंधन की संभावनाएं दूर होती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अभय चौटाला के इस बयान को नेता प्रतिपक्ष कैसे लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। मान के चलो, लोगों का विश्वास कांग्रेस से भी उठ चुका है। जिन लोगों ने झूठ बोला था, जिन्होंने ये नारा दिया था कि भाई चौधर की लड़ाई है, मैं थारी चौधर ला के दे दूंगा, जो ये कहता था अपना आपका हमारा भाईचारा है, अब लोगों ने इस भाईचारे को थारे हमारे को देख लिया अच्छी तरह से। और देखा भी कब, जब एक तो जाट आंदोलन हो रहा था तब, उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ तब। जो थारे मारे की बात करता था, जब जाट आंदोलन में जाटों के साथ सरकार जो है नाइंसाफ़ी कर रही थी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही थी, उनके बच्चों को मार रही थी, जब उनको आंदोलन करने पे मजबूर कर रही थी, एक दिन भी थारे मारे वाला दिखाई दिया कहीं? एक दिन नहीं आया। लोग जानते नहीं इस बात को कि कितना स्वार्थी है, कितना डरपोक है। अगर तुम्हारा होता, अपना होता, तो ज़रूर उस आंदोलन में आकर के उनके साथ खड़ा होता। हर आदमी आज सबकी अपनी अपनी कौम के अंदर कैसे अपने अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सारे अपने अपने आयोजन करते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो फिर क्या जाट का ये नहीं है कि मैं जाट के घर में पैदा हुआ हूँ और जाटों के सामने कोई दिक्कत है, जाटों की कोई समस्याएं हैं, अगर जाट अपना कोई सम्मेलन करके कोई अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई मुझे बुलाए, तो क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहीं ब्राह्मण सम्मेलन होता है, कहीं पंजाबी सम्मेलन होता है, कहीं रोड सम्मेलन होता है, कहीं राजपूत सम्मेलन होता है, हर आदमी जाता है। हर व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि वो अपने समाज का उत्थान करे। अगर हमारा अपना समाज पीछे रह जाएगा, हम किसी दूसरे समाज में जाकर के खड़े होकर के कैसे ये कह सकते हैं कि भी हम भी अपने समाज में सारी कमियों को ख़त्म कर चुके हैं? हमें वहाँ जाकर के सुननी नहीं पड़ेगी। फिर ये उस वक़्त भाग गया था। फिर जब किसानों वाला आंदोलन चला था तब फिर भागा। तो यहाँ लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि हुड्डा साहब तो केवल राज बनाने के लिए इस किस्म का एक लोगों में सस्वा छोड़ा था कि भाई कहीं मेरा दाव लग जाए। दाव लग गया था, लेकिन काट के हंडी रोज़ नहीं चढ़ती, अब नहीं लगेगा दाव। यात्रा से कितना फर्क पड़ा? मैंने अब तक करीब 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करी है और 650 से ज़्यादा गांव में जा कर के 34 विधानसभा क्षेत्र की, ये मेरा 35वां विधानसभा क्षेत्र है। रोज़ाना एवरेज जो है 10-12 गांव की है। उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी आ गए, सब डिवीज़न भी आ गए और तहसील लेवल के एरियाज़ भी आ गए। शहर कस्बे सब आए, सब में मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों से मिल कर के उनसे पूछता हूँ कि आपके यहाँ पे सरकार बनने के बाद कौन से विकास के काम हुए, कोई ऐसा काम भी हुआ हो जिससे आम जनता को उसका कोई फ़ायदा मिला हो। हमारा बजट तो हो गया 1,85,000 करोड़ का, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है सरकार? हालत ये है
कि पैसा इतना बजट होने के बाद कहीं कोई छोटा मोटा विकास नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं लान दी इन्होंने। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है इस सरकार का जिसमें 8% से लेकर के 14-15% तक पैसा ना लिया जा रहा हो। अगर इस सरकार के सारे मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की जांच करा ली जाए तो कोई एक आदमी नहीं बचता। हर आदमी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हमने पहले भी चौधरी देवीलाल ने 10,000 रुपये कर्जे माफ़ी की बात करी थी। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी आपकी तरह यही बात कही थी कि सरकारी खजाने से इस तरह से पैसा नहीं दिया जा सकता। जब पेंशन बढ़ाई उन्होंने तब भी ये कहा था कि पेंशन नहीं दी जा सकती। हमने 100 रुपये शुरू करी थी, आज वो बढ़ करके 2700 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो 2700 होगी कि नहीं होगी? तो फिर अगर वो पेंशन 100 वाली 2700 हो सकती है तो गैस का सिलेंडर मुफ्त क्यों नहीं दिया जा सकता, जिसकी कीमत केवल 250 रुपये है सिलेंडर की? आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, आज भी गैस के सिलेंडर की कीमत 250 रुपये है। ये तो प्राइवेट लोगों को कैसे फ़ायदा मिले इसके लिए मोदी जी निरंतर इन लोगों को कहते हैं कि तुम बढ़ोतरी कर सकते हो, इसलिए महंगा हो गया। ये गैस हम देंगे मुफ्त में और साथ में 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में भी देंगे। हमने पहले भी बेरोजगारी भत्ता, आपको पता है कि नहीं, आप इस चीज़ को जाकर के देख सकते हो। जब 2000 से 2005 में हमारा राज था, हमने 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा थे उनको दिया था। हमारे बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने इसको बंद कर दिया। हम दोबारा उसको बढ़ाएंगे क्योंकि 2000 के आज के दिन में बहुत बड़ा अंतर है, आज बहुत बड़ा फ़र्क है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। नेताओं में भी क्या परिवर्तन की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज की तारीख में लोग नेताओं से ऊब चुके हैं। आज की तारीख में इसलिए ऊब गए कि नेता स्वार्थ की राजनीति करने लगे। नेता केवल अपना दाव लगाना चाहते हैं। आज नेताओं पे भरोसा लोगों का नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, हम 50% युवा चेहरे उतारेंगे और वो बच्चे ला करके चुनाव मैदान में खड़े करेंगे जिनका परिवार सामाजिक है, जिनकी लोगों में एक बड़ी पहचान है, जिनको ये कहा जा सकता है कि भाई ये आदमी कहीं झूठ नहीं बोलेगा, ये किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, इसने आज तक भी जहाँ जा कर के कोई सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है वहाँ अपनी पहचान बनाई है। हम ऐसे लोगों को आगे लाएंगे, ना कि उन राजनेताओं को आगे फिर करेंगे जिनसे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है।